लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा के भीतर ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में अंतिम मुकाबला होने जा रहा है। इसके बाद इस स्तर के मुकाबले का अवकाश नहीं होगा लोकसभा के भीतर, क्योंकि तब तक लोकसभा का चुनाव 2024 का बिल्कुल बगल में आ चुका होगा। हम चर्चा कर रहे हैं विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर, उस नोटिस पर जिसको स्पीकर ने स्वीकृति दे दी। अब तारीख तय होनी है कि किस तारीख को यह महामुकाबला होगा भारत की लोकसभा में। विपक्ष कह रहा है कि मसला संख्या बल का नहीं है, हमको भी मालूम है गणित सदन का। फिर मसला क्या है? तो मसला यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर पर सदन के भीतर वक्तव्य देने के लिए बाध्य करना है। इसके लिए हमने ये ब्रह्मास्त्र चला है अविश्वास प्रस्ताव का। ठीक बात है, अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो प्रधानमंत्री को उस पर हुई चर्चा का उत्तर देना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री तब केवल मणिपुर पर ही नहीं बोलेंगे और केवल 19 विषयों पर नहीं बोलेंगे जो विषय विपक्ष द्वारा उठाए गए होंगे। प्रधानमंत्री भी जब बोलेंगे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली भाव मुद्रा में तो बोलता है आदमी। फिर वो उन सब विषयों पर भी बोलेंगे जो विषय विपक्ष को असहज करे। और तजुर्बा ये कहता है कि सियासत में कोई भी व्यक्ति उन विषयों पर ज्यादा बोलता है जो उसके प्रतिस्पर्धी को असहज करे, मुसीबत में डाले। खुद मुसीबत में पड़ने वाले विषयों पर तो कोई बोलता नहीं। इसलिए देश भर में एक चर्चा छिड़ी हुई है इस वक्त कि अविश्वास प्रस्ताव का दांव कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। अब ये चर्चा क्यों शुरू हुई? ऐसा नहीं कि चर्चा हम पत्रकारों ने शुरू कर दी, ये राजनेताओं के बीच की चर्चा है। क्योंकि लोग राजनेता नरेंद्र मोदी के वक्तृत्व कला से भी परिचित हैं, उनके हमलावर अंदाज से भी परिचित हैं। अभी बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में कल उनके तेवर देखे हैं देश ने। बसपा के लोकसभा के सांसद हैं मलूक नागर। तो मलूक नागर ने आज एक बात कही, उन्होंने कहा ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, संख्या है नहीं, होगा ये कि जो कुछ थोड़ी बहुत अभी इज्जत प्रतिष्ठा बनी थी, इंडिया बनाया था बेंगलोर में, एक गठबंधन का नाम दिया था इंडिया, मोदी जी आएंगे बहस के उत्तर देने के उसमें क्रम में, और जो कुछ बचा वो भी धो देंगे। ये भाव है राजनीति के प्रेक्षकों का। तो क्या विपक्ष का ये दांव उल्टा पड़ जाएगा? बड़ा सवाल है। और अगर उल्टा पड़ गया तो लोकसभा चुनाव से इतने करीब इस तरह का जोखिम भरा दांव खेलने की जरूरत क्या थी? ये सवाल उठेगा। ये किसकी सलाह पर यह फैसला हुआ कि ये दांव खेला जाए? और अगर मान लीजिए 1% इस इंडिया के बेंगलोर वाले जितने दल हैं उनमें उनका टोटल जितना नंबर बनता है लोकसभा में, उसमें 4 भी कम हो गए तो देश भर में ये नैरेटिव भी जाएगा कि इंडिया दरक रहा है क्या, नया नवेला गठबंधन क्या बिखराव की ओर जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये समीकरण साधना कोई बहुत बड़ा कौतुक करना तो नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये देखना बड़ी बात होगी कि क्या इस
पड़ाव पर, जब चुनाव सन्नद्ध हो, चुनाव सर पर हो लोकसभा का, तब लोकसभा के भीतर अविश्वास प्रस्ताव का दांव खेलना राजनीतिक तौर पर बुद्धिमानी है? ये एक बड़ा प्रश्न है, मुझे लगता है, जिस पर पूरे देश की निगाह रहेगी और वहीं से ये तय होगा कि विपक्ष कितना एकजुट है, कितना धारदार है, एनडीए की ताकत कितनी है, क्या कुछ ऐसे दल हैं सदन में जो एनडीए के साथ घोषित तौर पर भले ही ना हो, लेकिन वो एनडीए के लिए असुविधाजनक स्थिति पैदा नहीं करना चाहते? उनका भी खुलासा हो जाएगा इसी में। तो कुल मिला के एक टेस्ट केस तो बनता है लोकसभा चुनाव से पहले। ये सदन के भीतर है, इसलिए छोटा टेस्ट केस है। इसके कुछ महीनों बाद देश की सड़कों पर, देश के मैदान में प्रदर्शन, शक्ति परीक्षण होगा और उसमें वोट डालेगी देश की जनता। तो वहां से जो निकलेगा वो जनादेश होगा। अमिताभ जी, आपसे बात शुरू करते हैं, थोड़ा विषय परिवर्तन हो जाए। नंबर में तो कुछ है नहीं, किसी भी ढंग का चमत्कार हो जाए, भले ही अनुलोम विलोम नहीं, शीर्षासन भी हो जाए, सिर नीचे और पांव ऊपर, तब भी कुछ होना जाना नहीं। फिर आपको क्या लगता है इसके पीछे रणनीति क्या? एक और जो विषय बार बार आ रहा है कि भाई प्रधानमंत्री को बुलवाना था, इसके लिए ये हमने ब्रह्मास्त्र चलाया है। प्रधानमंत्री केवल मणिपुर पर बोलेंगे ऐसी बाध्यता तो कोई लगा नहीं सकता, कोई प्रस्ताव। जब वो बोलेंगे तो 1947 से आज तक सब विषयों पर बोलने की स्वतंत्रता है सबको, नहीं? तब स्थिति क्या बनेगी अमिताभ जी? जी देखिए, आज तक 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए गए हैं भारत के पार्लियामेंट्री इतिहास में। उसमें सिर्फ 2 ही सक्सेसफुल हुए हैं, एक मोरारजी देसाई जी के खिलाफ और एक वाजपेयी जी के खिलाफ 1999 में। आंकड़ों के हिसाब से भी आज एनडीए अलायंस जो है उसके पास 332 एमपी हैं और इंडिया अलायंस के पास 144 एमपी है। तो अब क्या है ये माजरा, क्या है एसेंशियली जो आप कहना चाह रहे हैं कि देखिए, दोनों के पास एक अपॉर्चुनिटी तो है इसको यूज करने का। अब एक दांव खेल दिया गया। अब विपक्ष ने दांव क्यों खेला है, अगर उनकी स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करी जाए तो उनका है कि कोई ना कोई इसी बहाने चलो डिबेट तो हो जाएगा एक, और दूसरा मणिपुर पे कुछ ना कुछ बोलना तो पड़ेगा ही प्राइम मिनिस्टर को। तो देखिए, ईगो टसल जो एक आप समझ लीजिए कि ईगो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा लीडर्स को कि मणिपुर के ऊपर भले 1 लाइन बोले, 2 लाइन बोले, जितना बोले प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा। दूसरा, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए जो नया अलायंस है इंडिया अलायंस, वो कोशिश करेगी कि एक्सपोज करे अपने हिसाब से एनडीए के फेलियर्स को, जो मुद्दे उठाते रहे हैं ये लोग, आपका प्राइस राइज, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारी बातें हैं। और तीसरा है कि कहीं ना कहीं ये एक अपॉर्चुनिटी देता है इंडिया अलायंस को पब्लिक के सामने दिखाने का कि वो एकजुट है सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बावजूद भी। लेकिन इसमें एक जो बात है वो ये है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के ऊपर एक सर्वे हुआ था और उसमें पूछा गया था कि आप प्रधानमंत्री जी को क्यों चाहते हैं। उसमें 25% से ज्यादा, सबसे ज्यादा लोगों ने उनके ओरेटोरियल स्किल्स को कहा था, यानी उनकी जो भाषण देने की जो स्टाइल है और क्षमता है और एबिलिटी है। और इसमें क्या होता है कि जबकि सब दलों के पास एक टाइम लिमिट होता है, प्रधानमंत्री जब एंड में क्लोज कर रहे होते हैं डिबेट को तो कोई टाइम लिमिट नहीं होता है प्रधानमंत्री के पास, तो उनके पास एक पूरा टाइम होता है। तो वो अपने ओरेटोरियल स्किल्स को यूज करके इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को, भाजपा को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि डिफ्लेक्ट कर दे मणिपुर से, और जो बात हो रही है आज की जो महिला के खिलाफ जो केसेस हैं राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में, उस तरफ भी डिबेट जा सकता है। और मोदी जी ये भी दिखा सकते हैं, जो उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड में कहा कि देखिए मोदी वर्सेस ऑल इलेक्शन हो रहा है, मुझे हराने के लिए एक ही अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। तो दोनों ही दलों को अपना अपना नैरेटिव जो है वो सेट करने का एक मौका मिलता है। अब कौन इसमें सफल होता है कौन नहीं, ये हमें 2 या 3 दिन का जो ये डिबेट होगा उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन विपक्ष ने एक रिस्क लिया है
क्योंकि उन्हें लगता है कि बार बार उन्होंने ये कहा भी है कि मीडिया हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ रिसोर्सेज नहीं है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं एक फ्री पब्लिसिटी 2 या 3 दिन का जो कवरेज है मिल ठीक जाता है, इसके थ्रू ठीक ठीक अश्योर हो जाता ठीक बात है अमिताभ जी। मैं त्रिपाठी जी के पास आऊंगा और पहले कांग्रेस का पर्सपेक्टिव समझूंगा कि आखिर कांग्रेस ने ऐसा जोखिम क्यों लिया। ये तो गुने कढ़े लोग हैं, सबसे पुरानी पार्टी है, खेल भी समझते हैं, खेल की तासीर भी जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, कुछ लोग कहते हैं कि वो दोबारा इसलिए चुन के आए कि उन्होंने भाषण जो दिया था पार्लियामेंट में वो इतना अद्भुत था कि सारे मुद्दे गौण हो गए अटल जी के विदाई भाषण के सामने। वो भी बहुत बेहतर वक्ता थे। नरेंद्र मोदी, शैली में अंतर है लेकिन नरेंद्र मोदी भी बहुत बेहतर वक्ता है, कम्युनिकेटर हैं। तो एक तो ये मसला, और दूसरी बात कही गई मुझसे, किसी विपक्ष के नेता ने कहा त्रिपाठी जी कि सारे दलों को बोलने का अवसर मिलेगा। उन्हीं दलों को मिलेगा जिनके पास सांसद हैं, ठीक। एक दूसरा, उनमें भी जिसका एक है उसको मौका मिले नहीं मिले इसकी गारंटी नहीं। और तीसरी बात, लोकसभा में सदस्य संख्या के आधार पर ही समय का निर्धारण होगा, प्रधानमंत्री अपवाद होते हैं। इन परिस्थितियों में आप किस चमत्कार की उम्मीद करते हैं त्रिपाठी जी? पहले तो अमिताभ जी, आप सुधी पत्रकार हैं, इस बात को समझेंगे जो आपने कहा है जोखिम लिया है, तो राजनीति में कोई भी काम जोखिम नहीं होता और राजनीति का कोई भी काम जोखिम से परे नहीं होता। बिल्कुल हम विपक्ष में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लगातार जोखिमों के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें कोई जोखिम नहीं है। इसमें सरकार ऑलरेडी घिरी हुई है। इस समय सिर्फ जैसा अभी आपकी कहानी में था कि संख्या बल से ही लोकतंत्र नहीं चलता, और मुद्दे भी होते हैं, वायदे भी होते हैं, सपने भी होते हैं। इस समय देश में जितनी भी अराजकता है, जितनी भी हिंसा है, इसके लिए ये केंद्र सरकार जिम्मेदार है और सबको पता है। दूसरी चीज, आपने अटल जी का उदाहरण दिया, तो अटल जी की वाक कला में मोदी जी कहीं नहीं ठहरते हैं। ये टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है यहाँ संसद में, शायद इसीलिए अभी तक प्रधानमंत्री जी बोलने भी नहीं आ रहे हैं। रही दूसरी बात, क्या इसका उनको कोई फायदा मिलने वाला है? तो अभी जब बहस होगी तो आप देखिएगा। तीसरी बात, सदस्य संख्या के आधार पर समय निर्धारण होगा, तो निश्चित तौर पर लोकसभा अध्यक्ष इसी व्यवस्था के तहत करेंगे, लेकिन जितना विपक्ष को बोलने को मिलेगा, चूंकि अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रियों से सवाल जवाब सिर्फ संसद में ही हो सकता है, और जब सत्ता पक्ष ने ठान लिया हो कि हम चर्चा होने ही नहीं देंगे, हम बात होने ही नहीं देंगे, हम नियम पे पहले लड़ लेंगे, अरे क्या दिक्कत है, आप स्थगन प्रस्ताव पे चर्चा कराएं। जरूरी आप कहें नहीं, शॉर्ट नोटिस डिस्कशन ही होगा। तो इस तरह की जो टेक्निकलिटीज है, उसमें विपक्ष के पास एक सबसे मजबूत अस्त्र यही है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है। इस बहाने दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और निश्चित तौर पर देश की जनता देखेगी कि हर मोर्चे पर यह सरकार आज फेल। ठीक है त्रिपाठी, बिल्कुल ठीक है। मैं कह दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, वहां तक तो ऐसा ना हो कि दूध में नींबू पड़ जाए, दूध फट जाए, इसका खतरा ज्यादा है। खैर, जोशी साहब, आपके पुराने पार्टनर और उत्तर प्रदेश के मैदान के पुराने बड़े खिलाड़ी हाथी वाले कह रहे हैं कि भाई साहब हमको मालूम है, होना जाना कुछ नहीं है। क्या ये फजीयत कराएंगे सब मिलके विपक्षी अपनी? मोदी जी आएंगे मैदान में, एक एक का जवाब देंगे और ध्वस्त कर देंगे विपक्ष को। ये हम नहीं कह रहे, ये आपके पुराने सहयोगी गठबंधन वाले बसपा कह रही है। वो कह रही हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा काम किया क्यों जिसमें अपनी बेइज्जती खुद करानी हो। जोशी जी। अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पुराने सहयोगी, बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी 2019 के चुनाव में हमारी सहयोगी थी, ये यथार्थ है। और एक यथार्थ और है जो देश को मेरी बताने की जिम्मेदारी बनती है, और देश को बताने की मेरी जिम्मेदारी बनती है। आजकल वो साइलेंट पार्टनर हैं, उनकी जवान, उनके टिकट का वितरण, उनकी चुनाव की रणनीति भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से सेटिंग होती है। तो ये जवान उनकी ने है, लेकिन मैं इसमें जो शब्द डाले वो भारतीय जनता पार्टी से। मैं गंभीर पॉलिटिशियन हूँ, 28 साल से मैं भी इसी काम में हूँ अमिताभ जी। मैं दूसरा भी जवाब देना चाहता हूँ मैं आपको, क्यों आज इसकी आपने एक बात बहुत अच्छी बात कही अमिताभ जी, बहुत सीनियर पत्रकार होने के कारण आपने कहा था कि इसमें जो फजीयत हो सकता है, विपक्ष की जो इज्जत है वो भी और खराब हो जाए।
जब प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहा है विपक्ष कि 267 एक्ट के तहत नियम के तहत बहस करा दीजिए और आप जवाब दे दीजिए, जो प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने में व्यस्त है, फ्रांस जापान की यात्रा में व्यस्त है, चुनाव प्रचार में व्यस्त है, उद्घाटन और एनडीए की मीटिंग में व्यस्त है, लेकिन वो मणिपुर जल रहा है 85 दिन से, लेकिन उनपे 56 इंच के सीने पे केवल 36 सेकंड का समय निकलता है। तो अब क्या तरीका है, उनको घेर के तो लाया नहीं जा सकता और पुराना टाइम भी नहीं है कि उनको घर से उठा लाया जाए। अब तो तरीका लोकतांत्रिक ही है। लोकतांत्रिक तरीका यह है कि किसी तरह से उनको अपनी बात रखने पे मजबूर कर दिया जाए। और ये बात हमको भी पता है कि हम पे आंकड़े नहीं है, ऐसा नहीं कि विपक्ष को पता नहीं है आंकड़े नहीं। तो क्या तरीका है कि प्रधानमंत्री को लाए जाए। ठीक बात, और ये भी सही है कि मूल मैं समझ गया। जो बात अधीर रंजन कह रहे थे वही मूल बात है जो आप भी कह रहे हो कि प्रधानमंत्री को बोलने के लिए, लाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास, जो रास्ता था वो हमने चल दिया। ठीक बात है, ओके। मैं अब प्रशांत पटेल के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात और कहूं। हमने जितने विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव देखे, चूंकि मेरा सौभाग्य रहा कि मैं ऐसे दौर में पत्रकारिता मैंने की जिस दौर में पहले तो 5 साल में एक बार सरकार बनती बिगड़ती थी। ये बीपी सिंह वाला दौर था जिसमें महीनों में सरकारें आ जा रही थी, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरीके से सटासट। तो रोज अविश्वास विश्वास प्रस्ताव दिस दैट खूब चल रहा था। है रामविलास आज इधर से बोल रहे, कल उधर से बोल रहे, पवार आज इधर है, कल उधर है, मार बवाल। तो हमने बहुत देखा। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, 2 चीजें जो जोशी जी ने कही। मान लो पवार साहब के सांसदों को की तबीयत खराब हो गई, एब्सेंट कर गए, तो और बेइज्जती होगी क्या? अभी जब दीवार में प्लास्टर हुआ है, नई जुड़ाई हुई है, उसको तराई हो जाने दो, मजबूत हो जाने देते। क्या इम्तिहान में बैठाल दिया इंडिया एलायंस को? मैं बता रहा हूं, इशारा कर रहा हूं, अपना अपना घर देखो भैया सब लोग, ठीक न? बाद में कहोगे लो। दूसरी बात, मान लीजिए 10 प्रधानमंत्री 1 घंटा 1.5 घंटा बोले, उसमें उन्होंने 20 मिनट मणिपुर पर बोला। आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते, ना प्रधानमंत्री खड़गे जी को कंपेल कर सकते हैं कि वो क्या बोले, ना खड़गे कंपेल कर सकते हैं प्रधानमंत्री को। क्या उसके बाद 90 मिनट बोलेंगे, मान लीजिए हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, 20 मिनट आपकी मर्जी मणिपुर पर बोल दिए, मोर देन एनफ हो गया। उसके बाद जो उनके पास बचेगा 70 मिनट, उसमें क्या बोलेंगे इसका तो अंदाज आपको है ही। उनकी शैली भी आप जानते हो मित्र। आपने यही तो कहा ना भाई 36 सेकंड बोले, हो सकता है आपकी 5 मिनट 10 मिनट बोल दे मणिपुर पर। मणिपुर की समस्या आज की नहीं है, नॉर्थ ईस्ट की समस्या मित्र। 2012 में अमिताभ त्रिपाठी को शायद ध्यान हो, इसी लोकसभा में बहस हुई थी असम की स्थिति को लेकर। लाल कृष्ण आडवाणी ने अद्भुत भाषण दिया था, लेकिन सरकार के पास मेजॉरिटी थी, सरकार जीत गई है। सब इतिहास में मौजूद है मित्र। खैर, प्रशांत पटेल जी, भाई विपक्ष कह रहा है कि नंबर हमको भी पता है, इतनी गणित हमारी भी कमजोर नहीं है, लेकिन अब क्या करें, जब प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं तो क्या कर सकते। तो उनको बुलवाने के लिए ये लोकतांत्रिक अस्त्र चलना पड़ा है। अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। आपने पहले बिल्कुल सही बात बोली कि वाजपेयी जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था, फिर वाजपेयी जी का भाषण हुआ, उसके बाद परिणाम हमारा अच्छा रहा। और इस अविश्वास प्रस्ताव की तो भविष्यवाणी माननीय मोदी ने 2018 में कर दी थी। फरवरी 2018 में जो भाजपा की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो रिकॉर्डेड है लोकसभा में चीजें, क्लिपिंग है, सब चीजें। तो मोदी जी ने बोला था कि आप लोग इस तरह चुनाव लड़िए कि 2023 में एक बार फिर हमारे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाइए। वही वो लेकर के आए। इस बार फिर इस तरह चुनाव लड़ेंगे कि 28-29 फिर लेकर के आएंगे। तो इसमें कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। और जहां तक मणिपुर वाली बात है, मणिपुर में तो चूंकि यही तो अमित शाह जी बोलना चाह रहे थे। गृह मंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि आप हमें संसद चलने दीजिए, बोलने का मौका दीजिए। गृह मंत्री जी पूरे पॉइंट बाय पॉइंट उस विषय पे रखेंगे, क्योंकि गृह मंत्री कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। वही तो चीजें एक्सपोज होने वाली कि विपक्ष जो है मणिपुर में किस तरीके से हिंसा करा रहा है। ये तो इन्हीं लोगों का लॉजिक है ना कि जो पार्टी विपक्ष में होती है हिंसा कराती है। मणिपुर में ये लोग विपक्ष में, ये लोग हिंसा करवा रहे हैं। तो यही चीज तो हम संसद के माध्यम से रखना चाहते हैं।
अमित शाह जी रखना चाहते हैं, लेकिन ये लोग सुनना नहीं चाहते क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे। जो समस्याएं इनके द्वारा क्रिएट की गई थी 60-65 सालों द्वारा, वो चीजें संसद के माध्यम से तथ्य परक माध्यम से वो रखी जाएंगी, इसलिए ये लोग भाग रहे हैं। अब बाकी देखिए, जो मोदी जी को बुलवाना, ये तो हम लोग भाजपा के लोग को नहीं पता होता कि मोदी जी कब क्या बोलेंगे, क्या उनका मूवमेंट होगा। तो विपक्ष कहां से डिसाइड कर देगा, मोदी जी से बुलवा लेगा। मोदी जी को जो करना होगा अपनी इच्छा से करेंगे, उनको कोई कंपेल नहीं कर सकता। ना तो किसी भाजपा में किसी की हैसियत है, विपक्ष में तो किसी की हैसियत है ही नहीं। तो ये चीजें इस मुतालबे में न रहें। बाकी ठीक है, इनको अपनी बेइज्जती करवानी है बार बार, तो करवाते रहे, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अमिताभ तिवारी जी, प्रधानमंत्री एक मुझे लग रहा है कि इसमें बाकी सब तो जो होगा वो हो गई। उनकी वक्तृत्व कला हम सब लोगों ने देखी है, और वो लोकसभा में जब बोलते हैं या राज्यसभा में बोलते हैं तो फिर वो अभी आपने एक बात कही थी कि भाई विपक्ष को थोड़ा प्रचार भी मिल जाएगा। मैं उसको कह रहा हूं वो नुकसानदेह प्रचार तो नहीं होगा, क्योंकि सब बोल लोगे, अंत में प्रधानमंत्री बोलने आएंगे ना। उनके बोलने के बाद तो फिर ऐसा है नहीं कि खड़गे जी भी बोलेंगे, तब जो वायरल होगा उनका भाषण, और वो फिर अलग अलग स्तरों पर देश भर में घूमेगा, तो मामला ऐसा नहीं लगेगा बाद में कहीं लगे कि नहीं यार ये तो गलती कर दिया। अमिताभ जी, देखिए, आज विपक्ष के पास कहीं ना कहीं जो पहले हमारे जमाने में वक्ता हुआ करते थे, आज वक्ताओं की कमी है। भाजपा में भी है, विपक्ष में भी काफी है, बट भाजपा में वो कॉम्पनसेट हो जाती है प्रधानमंत्री के ओरेटोरियल स्किल से। और सारा भाषण सुनने के बाद प्रधानमंत्री जब लास्ट में क्लोज करते हैं कमेंट, तो उनको एक एडवांटेज ये रहता है कि वो सबकी बात सुन रहे हैं, सबकी बात वो सुनेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे, उसको काउंटर करने के लिए पॉइंट्स जॉट डाउन करेंगे, और उनका क्लोजिंग कमेंट्स होगा। और उसके बाद कोई उसके ऊपर लोकसभा में उसके ऊपर कोई डिबेट होगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मणिपुर के ऊपर वो बोले ये भी कोई जरूरी नहीं है। अगर नहीं बोले तो क्या, क्योंकि ये मणिपुर के ऊपर तो नहीं डिस्कशन हो रहा है, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, करेक्ट। तो अभी भी हो सकता है मणिपुर के ऊपर वो ना बोले, गृह मंत्री बोले, है ना। तो अब एक ये रिस्क लिया गया है, अब ये रिस्क लिया है, एक ये नया अलायंस है, उसके पास मोमेंटम है, उसने 26 दलों का एक गठजोड़ बनाया है, नाम अनाउंस हुआ है, कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस है विपक्ष में आज कर्नाटक जीत के बाद। तो उसको वो एक टेस्ट करना चाह रहे हैं कि भाई चलो अब इसको टेस्ट किया जाए, हमारी ऑपोजिशन यूनिटी को टेस्ट किया जाए, हमारा विजन भी हम रखेंगे, हमारी बात भी हम रखेंगे। हाँ, मोदी भारी पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ उनकी जो ओरेटोरियल स्किल्स है वो जिस तरह से काउंटर करेंगे, लेकिन ये रिस्क लिया जाए, और ये लिया जा सकता है क्योंकि एक जगह पे कहीं ना कहीं एक प्रीपोनमेंट ऑफ इलेक्शन का भी ओवरहैंग है। तो विपक्ष के पास ज्यादा टाइम नहीं है ना अपनी बात को पहुंचाने का, और एक लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के माध्यम से घर घर तक ये बात, जो भी उनकी बात है, अब उस पर कितने लोग विश्वास करते हैं नहीं करते, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, एटलीस्ट उनकी बात भी मोदी जी की बात के साथ लोगों तक पहुंच जाएगी। हाँ, इस मामले में ये जरूर रिस्क है कि मोदी जो है वो भारी पड़े विपक्ष के ऊपर, और कंक्लूजन में जो टेक अवे जिसको बोलते हैं कि पब्लिक जब ये 2 दिन डिबेट देखेगी, 3 दिन डिबेट देखेगी, मीडिया जो डिबेट देखेगी, तो उसके की टेक अवेज क्या रहेंगे। अब की टेक अवेज में, क्योंकि हो सकता है कि कंक्लूजन में भारी पड़े नंबर 1, और नंबर्स का हेरफेर हो गया जैसे आप कह रहे हैं, तो एक मौका और मिल जाता है कि भाई अभी ये एक शादी हुई है, और अभी देखो दूल्हा और दुल्हन में बन नहीं रहे, और 144 की 143, एक नंबर भी इधर सुधर हो जाता है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है बीजेपी को इसको डिराइड करने के लिए, विपक्ष को। अब बरसात का मौसम में मान लो एनसीपी के सदस्यों का तबीयत गड़बड़ा जाए, इन्फेक्शन चल ही रहा है, तो नहीं आएंगे। वहां देखा नहीं, दोनों एनसीपी के अध्यक्ष कैसे कौरी भर के मिल रहे हैं क्या। तो एक तो इंडिया अलायंस के एनसीपी वाले, वो एनडीए अलायंस वाले से कौरी भर के मिल रहे, कह रहे काओ गुरु क्या हाल है। इसलिए मैंने कहा, खैर त्रिपाठी जी, मान लीजिए खूब बहस चली और कांग्रेस ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और बाकी दलों ने भी लगाई, कांग्रेस को जितना अवसर मिला उसमें उसने 90% मणिपुर ही बोला,
रूलिंग अलायंस ने, रूलिंग पार्टी ने, गवर्नमेंट ने, उसको कुछ भी नाम दीजिए, अमित शाह को उतारा और कहा कि गृहमंत्री के तौर पर जितने मणिपुर से रिलेटेड इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर से, उन पर आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। क्या फिर प्रधानमंत्री जब बोलने खड़े हुए, हम लोगों ने 30-35 साल में देखा, प्रधानमंत्री कुछ लोगों का नाम लेते हैं, सारे प्रधानमंत्रियों को कह रहा हूं, इन्हीं की नहीं, कि भाई फला जी ने ये कहा, लेकिन ये जिनका नाम नहीं लेते वो क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा नाम लेके रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया। उनकी मर्जी, किस विषय को रिस्पॉन्ड करना है, किसको स्किप कर जाना है, ये भी प्रधानमंत्री चुनते। तब क्या होगा? तब तो दूसरा प्रस्ताव तो ला नहीं सकते, तब तक तो लोकसभा चुनाव हो जाएगा। त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, बिल्कुल सही कहा। मौसम बरसात का चल रहा है, बीमारियां भी काफी है, कहीं ऐसा न हो कि राजनाथ जी और गडकरी जी को कंजक्टिवाइटिस हो जाए। संभावनाएं तो हर तरफ राजनीति में होती हैं और गिनती उधर भी घट बढ़ सकती है, इसके लिए भी सारी संभावनाएं हैं। दरअसल वहां भी काफी तानाशाही का दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है। गडकरी साहब ने अभी 2 दिन पहले बताया कि 1-1 किलो मटन बंटवाया था, लेकिन फिर भी वोट नहीं मिले। तो तमाम ऐसी चीजें चल रही है अमिताभ जी, और संभावनाएं और लाभ और हानि, इसके लिए विपक्ष नहीं ये राजनीति कर रहा है। विपक्ष का सीधा सा मुद्दा है कि देश की जो दुर्दशा है उस पे क्या ये सरकार अपना पक्ष रखती है। अमित शाह साहब भी बोलेंगे तो आंकड़े तो रखेंगे ना, बात तो करेंगे कि देश के सामने क्या स्थिति है। और प्रधानमंत्री जी को बात ही नहीं किया जा सकता है, लेकिन देश की जनता आज सुन रही है। जो प्रधानमंत्री जी का मौन था जब महिला खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए थे, मैं आपको जमीन की हकीकत बता रहा हूं, कितने पिताओं ने कहा कि आज मुझे इस सरकार से तकलीफ हो रही है। क्या एक आदमी के खिलाफ, क्या उसको संसद सदस्य से हटाया नहीं जा सकता जब इतनी बड़ी संख्या है आपके पास? क्या गिरफ्तारी नहीं हो सकती है? क्या नैतिकता का एक मानक आप नहीं पेश कर सकते हैं? जो बड़ी बड़ी शुचिता और नैतिकता की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी, जो इतना बड़ा संख्या बल लेकर घूम रहे हैं, तो देश तमाम चीजों को अमिताभ जी देख रहा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मंत्री आके किस विषय पे बोल देगा और प्रधानमंत्री जी किस विषय। आखिर जनता भी तो सुन रही है ना कि प्रधानमंत्री जी किस विषय पे बोल रहे हैं। जो कुत्ते के पिल्ले को गाड़ी के सामने आते हुए देखकर रोने लगते थे, बात बात पर बिलखने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर वाले मुद्दे पर एक दिन नहीं बिलख पा रहे हैं। ठीक है त्रिपाठी जी, बहुत गहरा हो इसलिए नहीं हो पा रहे, तो उनको मौका दिया जा रहा है, जी खोल के रोले इस बार। ठीक। नरेंद्र मोदी के भाषण की बात जो कह रहे थे, भाषण की क्षमता की, अमिताभ तिवारी, अब त्रिपाठी जी ने कहा, जोशी साहब आपके पास आ रहा हूं, त्रिपाठी जी ने कहा वो बिलख बिलख के रोले, वो क्या करेंगे वो तो अलग है। लेकिन मुझे एक एप्रीहेंशन होता है, इतना नेताओं को सुनने के बाद मैं नेताओं के थोड़ा फोरकास्ट करने की गुस्ताखी कभी कभी कर लेता हूं, कैसी चाल चलेंगे। वो ये जरूर बोलेंगे कि बाटला हाउस में जब आतंकी मारे गए तो सोनिया जी पूरी रात सोई नहीं, फूट फूट के रोई, पूरी रात रोई, सुबह तक रोती रही। तब जो चीज जनता भूल जाए वो भी उघड़वा लो। यही बात तो मलूक नागर कह रहे भैया कि एटा इटावा फरुखाबाद में जो भूल गया आदमी वो भी सब ताजा कर देंगे। लो, ये एक खतरा रहेगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था जोखिम। त्रिपाठी जी ने कहा नहीं जोखिम नहीं है राजनीति में। मैंने कहा आपकी बात सिर्फ बात है, वो तो अभी पता ही लग जाएगा। जोशी जी, वही बात आप प्रधानमंत्री को, जैसे अभी मैं सुन रहा था, यही बात अधीर रंजन जी ने कही, यही बात मनोज झा ने कही, सब लोगों ने ये की बात कही कि भाई प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बुलवाना है, प्रधानमंत्री को लोकसभा में बुलवाना है, यहां तक तो बात ठीक है। प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बुलवाना है, ये कौन तय कर सकता है देश में? नहीं, कोई नहीं तय कर सकता ना। आगे एक छोटी सी बात याद दिला दूं ताकि आपको आसानी हो। अखिलेश यादव की चीफ मिनिस्टरशिप में 17 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे चलते क्या? उन्होंने कहा हम बात नहीं करेंगे, नहीं बुलाएंगे तो नहीं बुलाएंगे, बोले बाकी लोगों से बात करनी हो तो कर लो। क्या बोले मंत्रियों से बात करनी हो तो निपट लो, हम नहीं बुलाएंगे। क्या तो नहीं बुलाया, सबने कहा सपा में बुला लो, बोले नहीं। जोशी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। तीनों बातों का मुझे जवाब देना है। पहले मैं जवाब देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी प्रशांत पटेल ने आज दिल की बात बोली है, और दिल की बात इन्होंने बोल दी है कि
भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की चीज खत्म हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी से कोई ना सवाल कर सकता ना कोई वो आंसर करते। उन्होंने कहा जब भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं बुला सकता तो विपक्ष की हैसियत है। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यही है। मैं आदरणीय विश्लेषक साहब की इस बात से सहमत नहीं हूँ। इन्होंने बहुत, मैं इनका सम्मान करते हुए कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि मजबूर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सत्य ये बात है इनकी कि मजबूर कोई नहीं कर सकता, लेकिन 140 करोड़ की जनता देख रही है कि आज मणिपुर 85 दिन से जल रहा है, और प्रधानमंत्री जी अगर जिस विशेष के लिए ये प्रस्ताव लाया जा रहा है उस पर जवाब नहीं देंगे तो निश्चित तौर पे 24 के चुनाव में इसका जवाब देगी। जैसा कि आपने एक उदाहरण देखे, हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हमारे बड़े भाई अमिताभ जी ने जो उदाहरण दिया कि उनकी बात ना सुनकर हमें भी जवाब दिया सरकार में। मैं आज एक प्रवक्ता होने के कारण अमिताभ भाई आपकी बात को बड़ी करूंगा, हमने उन कर्मचारियों की बात नहीं सुनी तो जवाब मिला। तो प्रधानमंत्री जी को भी मणिपुर नहीं, पूरे 140 करोड़ की जनता जवाब दे देगी। ये मैं अपने 28 साल के अनुभव के आधार पर ठीक ठीक ना बोले जी, ठीक बात। प्रशांत पटेल जी, सारा जोर इस बात पर है कि भाई मणिपुर पर नरेंद्र मोदी बोलें। मुझे लगता नहीं कि कभी ऐसा पार्लियामेंट में इस विषय ऐसा गतिरोध आया हो। प्रधानमंत्री बोले ये बात तो मांग हुई, लेकिन एक स्पेसिफिक मुद्दे पर प्रधानमंत्री जरूर बोले और किसी की बात नहीं सुनेंगे। मुझे लग रहा है ये गतिरोध, और अगर इसी के लिए ये लाया गया है, उसका सोल पर्पस यही है, जैसा कि नेताओं ने बाइट दी है, तब मुझे लग रहा है ये पर्पस में विपक्ष सफल हो इसी की गारंटी कोई नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री को ये कैसे कोई कंपेल कर सकता है कि आप इस विषय पर बोलो, और नहीं बोलोगे तो कुर्सी से हटा दिए जाओगे? ऐसा कैसे हो सकता? किसी नियम के तहत नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी। मैंने भी वही बात कही थी कि ना तो भाजपा में मोदी जी कोई चीजें फोर्स कर सकता है, ना तो कोई विपक्ष का व्यक्ति कर सकता है। इसमें अब क्या है कि इन्होंने शब्दों को ट्विस्ट कर दिया, चूंकि और तो इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। हमने तो क्योंकि उनका कद इतना बड़ा है कि हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब थोड़ा कि इनका जोशी जी की हैसियत है कि अखिलेश जी से कुछ बुलवा लें, तो वो तो हर पार्टी में होता है। जो पार्टी का नेता होता है उसको कार्यकर्ता है, नीचे के नेता कोई फोर्स नहीं कर सकता, उससे रिक्वेस्ट कर सकता है। हमें जो कुछ कहना हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमारा सम्मान, हमारा कोई गुंडागर्दी थोड़ा है कि आप अगले यादव जाके मुलायम सिंह यादव कलर पकड़ लिए, मंच पे उनको धकिया दिए बदतमीजी के। हमारे ये सब चीजें नहीं होती है। हम लोग सम्मान करते हैं अपने नेता का। आपकी तरह हम लोग नहीं, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, आपकी पार्टी में चलेगा। भाजपा में ये चीजें नहीं चलती है। हमें उस चीज पर गर्व है। और दूसरी बात, जब आज मणिपुर की बात करें, प्रधानमंत्री जी ने अभी वक्तव्य दिया था संसद के बाहर, 2-3 मीडिया को बाइट दिया था, उसमें पश्चिम बंगाल की भी चर्चा की, राजस्थान की भी चर्चा की। पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हाईकोर्ट में वहां पिटीशन दाखिल किए हुए हैं, जो गुंडागर्दी वहां पंचायत चुनाव में हुई है। अधीर रंजन चौधरी की पिटीशन आज ही सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में हो रही थी, वहां पे नोटिस भी हो चुका है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट को भी और वहां स्टेट कमीशन को भी कि वो लोग फेल हो गए चुनाव कराने पे, वो लोग लड़ रहे हैं। तो वहां की भी बातें होनी चाहिए। जहां पर भी इस तरह की हिंसा हो, सब जगह पर की बातें होनी चाहिए। और ये काम जो वहां पे सरकार बिल्कुल तन्मयता से कर रही थी, सभी लोगों ने देखा किस तरीके से वहां हिंसा शांत हो गई थी, सभी मामला शांत हो गए थे। बिल्कुल ठीक पहले भी ये वीडियो रिलीज करवाया गया संसद के पहले, जिसको संसद को ठप किया जा सके। और यही तो गृह मंत्री जी वो बोलना चाह रहे हैं पार्लियामेंट में कि हम वो बताएंगे क्या क्या उसके पीछे कौन कारक है। ये कोई मीडिया का या कोई व्यक्ति नहीं बताएगा। नित्यानंद राय जी वहां 25 दिन रह के आए मणिपुर में, उन्होंने हिंसा वहां पर पूरा रोकने में प्रयास किया, सारा काम किया। सुरक्षा बल हमारे रहे, गृह मंत्री जी दो बार गए। तो जिसका जो काम है वो काम वहां पे कर रहा है। और आप यहाँ पे सुनने की क्षमता रखिए। अभी जब गृह मंत्री जी बोलेंगे तो ये देखिएगा सब लोग वॉकआउट करके भाग जाएंगे। तब ये नहीं सुन पाएंगे, जवाब नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि इन्हीं के लोग शामिल निकलेंगे। कल भी बरेली में भी जो कांवड़ यात्रा पे हमला हुआ, इसमें समाजवादी पार्टी के पार्षद उस्मान अली और एक इनका साथी सपा नेता अरेस्ट हुए थे। कहीं पर भी देखिए, कहीं अपराध होगा, हिंसा होगी, यही लोग शामिल होकर निकलेंगे। अभी बाहर कितने भी बयानबाजी करते रहे, एक बार चीजें तथ्य पार्लियामेंट में आने दीजिए, इन्हीं का मुंह काला होने वाला है। त्रिपाठी जी, अच्छा एक बात बताओ, कई बार कुछ मसले होते हैं जिन पर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं पंक्ति के नेता बोलते हैं तो वो मसले एक सीमा तक ही रहते हैं क्या? अब जैसे बगल के राज्य में, राजस्थान में वो एक लाल रंग की डायरी घूम रही है क्या? अभी उसमें राजस्थान के नेता आपस में घल्लूघारा कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी बोल दिया कि भाई लाल रंग की डायरी का क्या खेल है, तो वो मुद्दा
टॉक ऑफ द नेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उस डायरी का एक पन्ना किसी ने लीक किया है। क्या एक पन्ना लीक हुआ है सोशल मीडिया, आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट, उसका फोटोशॉट बोलते क्या बोलते, वो किया है। उसमें क्या लिखा गया है कि फाइल गायब, हिंदी अंग्रेजी में लिखा, हिंदी ये है कि भाई इसकी फाइल गायब करा दी, लिफाफा खोलो और प्रमोशन हो जाएगा, और नीचे चिड़िया बना दी। क्या ऐसा एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, ऐसे तमाम उदाहरण है भाई। ठीक बात है, आप ब्रह्मास्त्र चलोगे तो ये गुल्ली डंडा थोड़े नहीं खेलेंगे। त्रिपाठी जी बिल्कुल अमिताभ जी सही कह रहे हैं। ये जो लाल डायरी भी है वो काफी नारंगी रंग से मिलती जुलती है, और ये जो नारंगी स्कूल हैं वहां से जो शिक्षा दीक्षा है, आजकल ये हर राज्य में राजनीति इसी तरह की हो रही है। जैसे अभी आपने बताया ना कि एक एनसीपी एनडीए वाली, एक एनसीपी इंडिया वाली, ये मोदी जी के ही राजनीति में संभव है कि शिवसेना 2 हिस्से में, एनसीपी 2 हिस्से में। अब राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो चुनाव हार रही है, तो कांग्रेस के ही कुछ लोगों को एक लाल डायरी, एक नारंगी डायरी, एक बैगनी डायरी भेजिए और उसके बाद कुछ राजनीति करिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की ये ओछी राजनीति भी आज पूरा देश देख रहा है, और वो लाल डायरी का जो जिक्र आप कर रहे हैं वो करके तो मोदी जी खुद ही फंस रहे हैं। भारत की जनता आज साफ साफ देख रही है कि महंगाई पे आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपको महंगाई का मां बोलते कितने लोगों ने सुना, जो आप मनमोहन सरकार के समय कहा करते थे। आप तो मणिपुर का मां नहीं बोल पा रहे हैं। आज पूरा देश कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर का मां बोल दें। पूरा मणिपुर बोलना है तो उनके बस का नहीं है। बेरोजगारी पर बोल दें। कल भी जो पार्लियामेंट में कुछ आंसर आए, आप देखिए कि कहां कितनी नियुक्तियां हुई हैं, कहां कितनी, ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है, उनका हाल आप देखेंगे तो पता लगेगा सबसे बुरे दौर में है। त्रिपाठी जी ठीक है, प्रशांत पटेल क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं भैया बताओ, फिर मैं। देखिए, बड़ा महंगाई की चिंता करते हैं त्रिपाठी जी। मैं बता दूं, सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में 109 रुपए में, डीजल रुपए 3-3 रुपए करके 6 रुपए डीजल हिमाचल प्रदेश में 6 महीने बढ़ा दिया। 102 रुपए पेट्रोल कर्नाटक में मिल रहा है। इन्होंने सबसे महंगा जो दूध है कर्नाटक में मिल रहा है। तो भैया अपने राज्य में महंगाई कम कर दीजिए ना। बाकी अगर चलो हम आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, अपने राज्य में कम कर दीजिए। सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल तो आप लोगों के राज्य में मिल रहा है, दूध महंगा मिल रहा है। और जो आप कह रहे लाल डायरी हमारी है, तो भैया राजेंद्र गुड़ा जी तो आपकी सरकार में मंत्री थे। राजेंद्र गुड़ा जी तो कैलाश गहलोत जी उनको गले में घूम रहे थे, तब तक 5 साल तो आप नहीं दिखा कि लाल डायरी नारंगी डायरी है। अब उन्होंने पोल खोल दी। आप लोकतंत्र की बात करते हैं जनाब, आप लोकतंत्र तानाशाही तो गहलोत जी की है। किस तरीके से एक भी बयान उनका सहन नहीं कर पाए। उन्होंने विधानसभा में बोला, उनको गुंडागर्दी से 50 लोगों से बाहर करवा दिया, उनको बर्खास्त कर दिया। भाई आपके अंदर इतना लोकतंत्र, उनकी बात सुन लिया होते। आपने उनकी राजेंद्र गुड़ा जी की बात क्यों नहीं सुनी, बर्खास्त कर दिया। आप क्या कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान नहीं चल रहा। ये लोकतंत्र की संविधान की हत्या तो आप लोग कर रहे हैं। जी ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। त्रिपाठी जी अभी रुकिए, पटेल साहब अभी रुकिए, अभी रुकिए। अमिताभ तिवारी, एक बड़ा मसला खड़ा होता है लोकतांत्रिक का, प्रोप्राइटरी का। एक सांसद धरने पर है पार्लियामेंट में बाहर, संजय सिंह, ठीक, वो जिस विषय को लेकर धरने पर है वो विषय महत्वपूर्ण होगा, इसलिए धरने पर है महत्वपूर्ण, ठीक। भाजपा के आज 50 से ज्यादा सांसदों ने लाल डायरी की फोटो हाथ में लेके पार्लियामेंट में धरना दिया बाहर। क्या बोले भाई लाल डायरी लाओ। अब एक सांसद का धरना महत्वपूर्ण और 50 जो कह रहे बोले ये बेकार की बात है, फर्जी बात है। ऐसे कैसे चल पाएगा फिर? जी, तो कहीं ना कहीं एनडीए जो है वो, विपक्ष भी मानेगा इस बात को कि डिफ्लेक्शन उनकी एक स्ट्रेंथ है। तो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए इंडिया अलायंस ने खुद ही ये अपॉर्चुनिटी दे दिया है आज एनडीए को। अब क्योंकि भाजपा भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हद तक नरेंद्र मोदी जी पे डिपेंडेंट है, तो ये सिर्फ 2024 का ही आगाज नहीं होने वाला है। इसमें जो 4 राज्यों में चुनाव होंगे, क्योंकि वहां भी मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है, उसकी भी आप जो है उसका भी आगाज हो जाएगा। राजस्थान की यूनिट जो आज बीजेपी की उतनी क्षमता से वहां पे जो रेप केसेस हो रहे हैं, जो बंगाल में जो पॉलिटिकल डेथ्स हुए हैं, अत्याचार हो रहे हैं, जो यूनिट्स नहीं उठा पा रही हैं इतनी मजबूती से सवाल, वो नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में उठाएंगे। क्योंकि एक आपको एग्जांपल दूं, जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान रेप्स में नंबर 1 है, तो सिर्फ आज नहीं
पिछले 3 सालों में हर 3 साल में नंबर 1 है। तो इन सब मुद्दों को जो लोकलाइज है मुद्दे आज तक, वो भी अब नेशनलाइज हो जाएंगे इस भाषण के द्वारा, नंबर 1। नंबर 2, एक लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स बताएंगे, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन है, बट फिर अपनी अचीवमेंट्स तो बता ही सकते हैं वो। और हमने 9 साल के बाद जो उनके स्पीचेस देखे हैं, 30 से 45 मिनट वो अपने अचीवमेंट्स गिनाते हैं जब वो आंकड़े लेकर के आते हैं। तो और जो उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में, जो क्लोज डोर मीटिंग में कहा है, वो विपक्ष में जो डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, उसको पटल के सामने रख देंगे जनता के, कि भाई ममता बनर्जी तो कल हमारे साथ थी, आज इनके साथ है। इस तरह की बातें, ताकि विपक्ष की जो क्रेडिबिलिटी है उसको पंचर किया जा सके। तो ये खाली मणिपुर के मुद्दे पे नहीं होगा, ये 2023 का स्टेट इलेक्शन है, वहां भी मुद्दों को उठाया जाएगा। 2024 का भी आगाज है, और इस इंडिया अलायंस को जो मोमेंटम मिला है जो अभी, उसको भी रोकने और उसको भी पंचर करने की और उसकी क्रेडिबिलिटी को धूमिल करने की भी एक अटेम्प्ट जो है, वो प्राइम मिनिस्टर इसको एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस बोल करके कर सकते हैं। जोशी साहब, जो बात अमिताभ जी कह रहे हैं स्वाभाविक है। जो भी प्रतिस्पर्धी होता है वो दूसरे के कमियों को बड़े फलक पर ले जाता है, यही तरीका है राजनीति का। मुश्किल ये है कि विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री, उन दोनों की बात सुने जाने का जो वो है ना बैरोमीटर, उसमें अंतर है। उनकी बात का इको ज्यादा बड़ा है प्रधानमंत्री की, इस बात से सब सहमत होंगे। यहां मानो ना मानो, झाऊ झाऊ करो अलग बात, लेकिन सच्चाई ये है, ठीक। वहां गजेंद्र शेखावत बोले लाल डायरी और नरेंद्र मोदी एक बार बोल दे लाल डायरी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। ममता बनर्जी का अमित मालवीय विषय उठाएं, सुधेंद्र उठाएं, शुभेंदु उठाएं और लोग उठाएं, अलग विषय। मोदी जी ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट बोल देंगे तो वो विषय फिर घूमने लगेगा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। नहीं, आदरणीय अमिताभ जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने जो शानदार शब्द जो विपक्ष की गरिमा के लिए इन्होंने बोला कि इनका मुंह काला होगा, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग आपने करा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी, हमारे विपक्ष के तो लोगों का मुंह काला होगा, भविष्यवाणी है आपकी, लेकिन आपकी वजह से देश का मुंह काला कहाँ का हुआ है? जब मणिपुर में लेडीज को नग्न अवस्था में भेजा जाता है तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरे देश का मुंह काला कराया। नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगरा में अभी अभी पेशाब कांड दोबारा हुआ है। ये आपके योगी जी ने पूरे देश का यहाँ पर मुंह काला करा है। अभी मध्य प्रदेश में शिवराज जी से सरकार में आदिवासी सफाई जो है कांवड़ी यात्रा में करते हैं, आपका मुंह काला हो रहा है। देश की जनता बार बार अखिलेश यादव को मुंह काला कर रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने अपने पिता मुलायम सिंह यादव जी का अपमान किया, बड़े मंच पे उनको धक्का दिया, वीडियो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आपको शर्म आनी चाहिए। ये तो सब दंगे करते हैं, जो भी भाई मैं डिबेट में कभी नहीं बैठूंगा आज के बाद आपके साथ। मैं आपके साथ मैंने बहुत मर्यादा से जनता करे, समाजवादी पार्टी की सफाइयों कर रही है। उस्मान अली ने दंगे कराए, उस्मान अली ने मस्जिद से कांवड़ियों पे हमला किए, समाजवादी पार्टी के पास। जी एक मिनट प्रशांत जी, उनकी बात आ जाए फिर आपको रिस्पॉन्ड करने का अवसर मिलेगा। जी जोशी जी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी वजह से देश में जब बेटियों को नग्न अवस्था में मणिपुर की गौरवमयी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा देश का मुंह काला हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में आदिवासी के चेहरे पे जब पेशाब करा जाता है तो देश का मुंह काला हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आगरा में, उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार में जब ये जरा प्रशांत, मैंने बिल्कुल बीच में नहीं बोला। आपकी आवाज जा रही है, आप बोलो, आपकी आवाज जा रही, बोलो, आप उधर मत उलझो। योगी सरकार में जब उनके ऊपर पेशाब किया गया तब देश का मुंह काला हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में जब आदिवासी पे पेशाब किया गया तब मुंह काला हुआ है। जब किसानों को आपका नेता का लड़का जब उनकी हत्या कर देता है और अपनी थार की धार उन पर दिखाता है तब देश का मुंह काला करा है। इस एनडीए गवर्नमेंट ने पूरे देश का मुंह काला करा भारत के परिप्रेक्ष्य में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब मैं आदरणीय अभिनेता जी आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ, और देश यही चाहता है 2024 में, चाहे राज्य सरकार हो चाहे देश की
सरकार हो, जिन्होंने जिन्होंने गलती करी है ठीक है। उनका चेहरा बेनकाब होना ठीक है चाहिए, जोशी जी। चाहे एनडीए जी। की सरकार हो चाहे अन्य सरकार हो। जी ठीक 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 बात है। त्रिपाठी जी, जी अब लग रहा है कि मामला थोड़ा कैड़ा हो गया, ये नहीं, ये लग रहा है कि नहीं यही था एकमात्र विकल्प, सो हमने खेल दिया भाई, हमारे पास एक ही पत्ता था, हमने चल दिया, अब जो होगा हर हर गंगे बाद में देखेंगे। क्या नहीं अमिताभ जी, एक पत्ता तो नहीं, अभी हमारे पास बहुत पत्ता है। पहले तो यही पत्ता भारतीय जनता पार्टी झेल ले। प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल जैसा अभी भुवन भाई कह रहे थे, उनकी 9 साल की सरकार ने देश का मुंह कई बार काला कराया है, और जो शुचिता की, नैतिकता की, पवित्रता की बात करके आए थे, वो आज सबसे ज्यादा गंदगी में लिप्त हैं। हर तरह से देश की दुर्दशा करने के बावजूद भी अभी अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। तो ये तो एक झांकी है, अभी तो आगे लड़ाई बाकी है। और 2024 में आप अमिताभ जी देखिएगा कि निश्चित तौर पर बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में होगा, और दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, इंडिया जीतेगी और इंडिया दोबारा से मजबूत होगी। इन्होंने स्किल इंडिया का घोटाला किया, स्टैंड अप इंडिया का घोटाला किया, स्टार्टअप इंडिया का घोटाला किया, पीएम केयर फंड का घोटाला किया, नोटबंदी का घोटाला किया, जीएसटी का घोटाला किया, जितने घोटाले प्रधानमंत्री। ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक, आपने भी बता दिए। और जोशी जी ने जरा भाजपा से उत्तर ले, ठीक, प्रशांत पटेल, ठीक, आप रुको भाई, प्रशांत पटेल अब रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं बहस को वाइंड अप करूं। देखिए, जो लोग, जिनके नेता, सबसे बड़े नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुचलके पे जमानत पे चल रहे हों, जिनके जो जीजा जमानत पे चल रहे हों, उनके मुंह से घोटाले की बात सही नहीं लगती है। हमारा कोई नेता जमानत पे नहीं चल रहा है। आप लोग तो घोटाले के महारथी हो, कोई ऐसा देश का घोटाला नहीं है जो कांग्रेस पार्टी ने किया हो। क्यों कोई आरोप उनके ऊपर सही साबित हो नहीं रहा, तो सिर्फ आरोप लगाना तुम्हारा काम है। 9 साल से क्या कर रहे थे? राजनीति कर रहे हो ना। वादा तो करके 2014 में आए थे कि आते ही जेल भेज देंगे, जेल भेज के दिखाओ ना। जनता लगातार काली पोत रही है, फिर भी आप लोग किसी लायक बचे नहीं है। राजस्थान में सबसे अधिक महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, सबसे अधिक महंगाई जो कांग्रेस शासित राज्यों पे है। थानों में राजस्थान में रेप हो रहा है। पिछले 6 महीने में 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं कि राजस्थान में थानों में महिलाओं के साथ रेप हुआ है। जो महिला कोई शिकायत करने गई, राजस्थान के पुलिसकर्मियों ने थानों में रेप किया। आपके यूनिवर्सिटी कैंपस में रेप हो रहा है। सबसे अधिक बच्चियों के साथ रेप करने की काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेसी लोग तो घोटाले में शामिल हो रहे हैं। आपकी जो महिला विधायक है दिव्या मंत्रणा जी, वो कह रही है कि वो सुरक्षित नहीं है। आपकी अपनी विधायिका सुरक्षित नहीं, महिला विधायिका सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर दिन दहाड़े हमले हो रहे हैं। और कांग्रेसी जो है पता नहीं किस मुंह से आरोप लगाते हैं। कम से कम आपके मुंह से चीजें शोभा नहीं देती हैं घोटालेबाजों को। ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है, ठीक है, सारी बातें ठीक साबित हो जाएं। जो बात जोशी जी ने कही, त्रिपाठी जी ने कही, मैं तो बड़ा सबसे सरल टेस्ट में चुनता हूं समझने के लिए देश के मन को। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा और सबसे प्रामाणिक एक ही टेस्ट है, जनता का जनादेश। हमारे मित्र जोशी जी ने बताया कि कितने सालों से, कितने कारणों से मुंह काला हुआ। त्रिपाठी जी ने बताया कहां कहां घोटाला हुआ। जोशी जी 14 में जनता ने जनादेश दिया, उत्तर प्रदेश की बात करें आपसे, ठीक, क्योंकि आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश की है। 14 में जनादेश हुआ, 17 में जनादेश हुआ, 19 में जनादेश हुआ, 22 में जनादेश हुआ, और आप कह रहे मुंह काला कर दिया। जनादेश तो किसी और ही का मुंह काला कर रहा है, चारों जनादेश नहीं। और चारों जनादेश ने भाजपा के माथे रोली चंदन लगाया। अब या तो जनता को गलत बोल दो, कह दो भाई जनता ही बेकार है, हाँ, तो नई जनता तो उत्तर प्रदेश में आ नहीं सकती कि आंध्र प्रदेश वाली इधर आएगी, यूपी वाली आंध्र प्रदेश जाके वोट डालेगी, ऐसा तो संभव नहीं। नेता बदल सकते हैं, पार्टियां बदल सकती हैं, अलायंसेस बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, ध्वस्तीभूत हो सकते हैं, जनता तो वही रहेगी क्योंकि वो मालिक है। मैनेजर बदलते हैं, मालिक थोड़ी ना बदलता है मित्र। अगर यही सच होता तो फिर जनता एक बार धोखे में आ गई, 2 बार आ गई, 4 बार कैसे आ जाएगी? आपने चारों बार मुंह काला का एक बताया होगा ना डिटेल कि भाई ये एपिसोड है मुंह काले वाले। जनता ने उसमें बटन दबाया,
मेरे कहने से, प्रशांत के कहने से, आपके कहने से, अमिताभ तिवारी के या त्रिपाठी जी के कहने से कुछ नहीं होता लोकतंत्र में। सारे वकील झांव झांव कर ले, प्रशांत तो वकील है सुप्रीम कोर्ट में, सब लोग खूब कभी चढ़ा चढ़ा के बहस कर लो, अंत में जज कहता है बैठ जाओ आप शांति से, अब हम फैसला सुनाएंगे। सुनाता है ना। लोकतंत्र में वही जज जनता है, इतनी सी बात है ना। वही बात मैं त्रिपाठी जी से कहूंगा। आपने कहा कि भाई सब बर्बाद हो गया, ऐसी स्थिति देश में पैदा हो गई, कभी नहीं थी। ठीक, आप ये बात लेके गए ना जनता के बीच में मित्र। हो सकता है इस बात को आप इस ढंग से कहोगे अमिताभ जी बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे, नहीं, बीजेपी के पक्ष का मसला नहीं। कांग्रेस जीती होती तो मैं कांग्रेस के लिए भी यही बात कहता। जो जीता है वो जनता के आशीर्वाद से जीता है, उसका नाम भाजपा है या कांग्रेस है बहुत महत्वपूर्ण मेरे लिए नहीं, मेरे लिए जनता का आशीर्वाद महत्वपूर्ण है। मैं एक बात कहता हूं आपसे, आपने कहा चौकीदार चोर है, कहा चुनाव में, उसके बाद जनादेश आया, उस जनादेश की व्याख्या क्या करेंगे? आपने कहा राफेल में घोटाला हुआ, उसके बाद चुनाव हो गया। आपने कहा नोटबंदी में फ्रॉड हुआ, उसके बाद चुनाव हो गया। आपने कहा जीएसटी गलत कर दी, उसके बाद चुनाव हो गया। नहीं, देश ने 2 बार अपना मन बताया है ना, नहीं बताया? और लोकतंत्र में क्या देश के मन से बड़ा किसी का मन हो जाएगा? नहीं ना। जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें थी तब भी ठीक, तब स्वाभाविक है, तब ये क्लेम नहीं कर सकते थे कि जो ये कांग्रेस के लिए कह रहे हैं वो सही है। वैसे ही आज कांग्रेस ये क्लेम नहीं कर सकती, और आप करें भी तो देश नहीं मानेगा। यह मूल बात है। आप अपने तर्क बदलें या अपना डिस्कोर्स बदलें, यह आपका हेडक है, इसमें छानबीन करिए, अमिताभ तिवारी जैसे लोगों की मदद लीजिए। लेकिन ये जो आरोप आपकी चार्जशीट है ये चली नहीं, ये जान लीजिए, इसमें बुरे मानने की बात ही नहीं भाई। हमारा लड़का इम्तिहान में फेल हो गया, अब हम उसको कितने भी सुंदर शब्दों में कहें, फेल कहें, असफल कहें, सफल नहीं हो पाया ये बोले, मोरल ऑफ द स्टोरी लड़का फेल हो गया, बात खत्म। चुनाव में जीते नहीं, आप अपनी चार्जशीट लेके गए, और इससे शार्प चार्जशीट और क्या हो सकती है? भारत में ऐसी चार्जशीट केवल वीपी सिंह के समय में आई थी प्रधानमंत्री के खिलाफ, अमिताभ तिवारी को याद होगा, जब सीधे आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी पर लगाया था। क्या नारा लगा था? वो नारा यहां वो दोहराना नहीं चाहता। और या राहुल गांधी ने लगाया चौकीदार, जनता कहती थी चोर है। क्या राहुल जी ने बाद में यह भी कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने थोड़ा धीरे बोला और गर्म पानी गरारे करके बोलते तो और अच्छा रिजल्ट आता, कुनकुने पानी नहीं पिया उन लोगों ने। क्या त्रिपाठी जी कह रहे मेरा गला बैठ गया चिल्लाते चिल्लाते, राहुल जी कह रहे मजा नहीं आया। क्या आपने लगाया ना नारा, जनता ने उस पर निर्णय दे दिया। वीपी सिंह ने भी नारा लगाया था, वो ऐसे एक कागज जेब से निकालते थे अपनी अचकन से और कहते थे इसमें ऐसे 2 उंगली में फंसा के, राजा की जान तोते में, तोते की गर्दन मेरे हाथ, इसमें क्वातरोची का नंबर है। क्या वो नंबर नहीं मिला, लेकिन राजीव गांधी का तो काम हो लग गया, कांग्रेस तो ध्वस्तीभूत हो गई। मूल प्रश्न वही है, नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं ये कम महत्वपूर्ण है, खड़गे जी क्या कह रहे हैं ये भी मेरे लिए कम महत्वपूर्ण है, देश क्या कह रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में भाजपा क्या कह रही है और सपा क्या कह रही है कम महत्वपूर्ण है। मेरा उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है, 25 करोड़ लोग क्या कह रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं फिर कहता हूं, कैसी भी पार्टी बना लो, कैसा भी नेता अवतार ले ले इस देश में, जनता यही रहेगी, जनता नहीं बदली जा सकती। टूरिस्ट वीजा पे लाओगे क्या वोटर दूसरे देशों से? नहीं ना। यही ननकू यही रज्जाक चुनेंगे, देश कौन चलाएगा, प्रदेश कौन चलाएगा। और जब चुनाव में हम तो एक बात कहते हैं, अच्छी बात, कांग्रेस के विपक्ष के इस अधिकार का स्वागत, उस पर कोई प्रश्न नहीं। मैं अपनी समझ से एक बात जरूर कहूंगा, जब लोकसभा का चुनाव इतना सन्निकट हो
तो मुझे ऐसा लगता है ये ब्रह्मास्त्र नहीं चला जाना चाहिए था, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मंच और बड़ा अवसर दे देंगे जो रिकॉर्ड में रहेगा सदियों तक। जवाहरलाल जी ने क्या बोला वो रिकॉर्ड में है ना, और जेबी कृपलानी ने क्या बोला जब 1963 में जवाहरलाल जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, वो भी रिकॉर्ड में है, वो नहीं धुल सकता। जब चीन से भारत हारा था तो पंडित जी की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया था। इसलिए मैं कहता हूं आपको बड़े मैदान में जाना ही है ना। अभी 8 महीने बाद दूध का दूध पानी का पानी, हमारे मित्र कह रहे थे, वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा भैया। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक नहीं हो जाएगा। कमल का फूल चलेगा कि हाथ का पंजा चलेगा, साइकिल चलेगी कि हाथी चलेगा, सब तय हो जाएगा। बड़ा इम्तिहान देना हो तो उससे पहले छोटी छोटी एनर्जी खाने वाले प्रयोगों से बचना चाहिए, ऐसी मेरी व्यवहारिक बुद्धि कहती है। अमिताभ जी, सारी एनर्जी और ऊर्जा बचा के रखनी चाहिए बड़े इम्तिहान के लिए। जब आपको ओलंपिक खेलना हो तो मोहल्ले में कबड्डी मत खेलिए, नहीं, हासिल कुछ नहीं होगा। और कहीं पैर में मोच आ गई तो ओलंपिक से भी जाओगे नहीं, वहां खेल भी नहीं पाओगे। लोकतंत्र का ओलंपिक है लोकसभा का चुनाव, वहां जनता निर्णय नहीं देगी। यहां तो आंकड़ा बता ही दिया अमिताभ जी ने, इसी में 2-4 ऊपर नीचे होगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा क्या कोई चमत्कार करेगा। 325-30 के बीच में, 35 के बीच में जो बता रहे अमिताभ जी, वो नंबर कहीं एनडीए का होगा। 120, 130, 35, 40 आपका होगा, बस इसी में सारा खेलो समेट जाएगा। भाजपा कहेगी जितना 26 दलों को मिला के वोट पड़ा उससे 2.5 गुना हमारे पास है, तब आप इसको डिनाई कर पाएंगे? नहीं ना। वो कहेंगे 26 इकट्ठे होकर जितने वोट मिले उतने 2.5 गुना हमारे पास है, और ये रहेगा। परसेप्शन बनाइए राजनीति में, वो जमीन तक जाएगा। किसी नेता को क्या बोलना है इसको कोई दूसरा डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई बाध्य नहीं कर सकता। राहुल जी को क्या बोलना है ये भाजपा में कोई डिक्टेट कर सकता नहीं। तो नरेंद्र मोदी को क्या बोलना है ये कैसे दूसरा डिक्टेट कर देगा? ठीक बात की प्रशांत पटेल ने, इसमें क्या गलत कहा? खड़गे जी को क्या बोलना है खड़गे जी तय करेंगे ना, कि मेरे और अमिताभ तिवारी कहने से बोलेंगे, नहीं ना। सलाह दी जा सकती है, राय दी जा सकती है, तो वो सब लोग दे ही रहे हो बाइट। और वो क्या एंटी क्लाइमेक्स स्थिति होगी, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा, लेकिन संभावनाओं के द्वार तो हर जगह खुले होते हैं। कि मान लीजिए पूरी बहस हो गई, अमित शाह जी ने एट लेंथ विस्तार से मणिपुर पर उत्तर दे दिया, सरकार का पक्ष रख दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी बोलने खड़े हुए और उन्होंने वही बातें दोहराई जो उन्होंने पहले उस दिन मणिपुर में जिस दिन वीडियो आया था उस दिन कहा था, और उसके बाद फिर 1947 से शुरू किया धोना, और धोते धोते गंगोत्री से गंगा सागर तक निकल गए। तब आपको ऐसा ना लगे कि नहीं यार ये गलत ही कर दिया। एक बड़ा प्रश्न है, और ये तर्क मैंने कल भी इस बात को कहा था, आज फिर कहता हूं, मणिपुर की घटना देश के माथे पर को झुकाने वाली घटना है। मणिपुर की घटना हर सभ्य व्यक्ति की आंख में आंसू लाती है। मणिपुर की घटना हमारी चेतना को झंकृत करती है, झकझोरती है। लेकिन अगर कोई ये कहे मुझसे कि राजस्थान में स्त्री के साथ जो अपराध हुआ उसकी चर्चा नहीं हो, बंगाल में स्त्री के साथ जो अपराध हुआ उसकी चर्चा नहीं हो, छत्तीसगढ़ में जो अपराध हुआ उसकी चर्चा नहीं हो, तो ये बेईमानी है। मणिपुर की पीड़ा सिर माथे, बंगाल की पीड़ा भी सिर माथे। मणिपुर भी हमारे देश का हिस्सा, बंगाल भी हमारे देश का हिस्सा। हर जगह स्त्री एक सम्मान की पात्र है। यह तर्क क्यों दे रहा विपक्ष में समझ नहीं पा रहा। कौन लोग उनको सलाह दे रहे हैं कि वो ये बोलो कि बाकी किसी राज्य की चर्चा नहीं होगी। आपको मालूम है जनता में इसका क्या मैसेज जा रहा है? जोशी जी, बंगाल वाला आदमी पूछ रहा है कि भाई बंगाल की चर्चा क्यों नहीं होगी, कांग्रेस क्यों कह रही बंगाल की चर्चा नहीं करो? नहीं पूछेगा।
राजस्थान का आदमी नहीं पूछेगा, राजस्थान की महिला नहीं पूछेगी कि हमारी पीड़ा की चर्चा लोकसभा में क्यों नहीं हो। और आप लोगों ने यही तर्क दिया कि भाजपा बाकी राज्यों का मसला क्यों उठा रही है। पिक एंड चूज नहीं करिए, पीड़ा में पिक एंड चूज मत करिए। नहीं, नारी की पीड़ा पूरे देश के भूभाग में कहीं हो, उसके लिए एक साथ प्रतिक्रिया आनी चाहिए, एक सी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। और दूसरी एक आखिरी बात मैं कहूंगा, ऐसी पिक्चर पेंट मत करिए कि आपकी भाव भंगिमा ये शब्दावली से कहीं ये लगे कि जैसे मणिपुर में लगातार वैसे विभत्स दृश्य चल रहे हों, चीजें ऑनगोइंग हों। ऐसा मत करिए। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, लेकिन ऐसा मत करिए कि दुनिया में संदेश ये जाए कि मणिपुर में यही हो रहा है और लगातार हो रहा है। ये भाव ठीक नहीं। देश तो हमारा है और इस देश में हम सब लोगों को रहना है मित्र। इसलिए ऐसा मत करिए कि जिससे हमारा माथा अपप्रचार के कारण झुक जाए। तथ्य रखिए, स्वागत है, अपप्रचार नहीं होना चाहिए, यह संदेश नहीं जाना चाहिए। ऐसी स्थिति तो नहीं कि मणिपुर में यही दृश्य हो रहा, नहीं ना। इस ढंग की जो एक पिक्चर है ना कि मणिपुर में ऐसी परेड कराई जा रही है, लगता है कि यह कंटिन्यूअस चल रही है। नहीं, किसी भी राज्य के लिए ऐसी भाषा ठीक नहीं। बंगाल में भी मैं ये अगर कोई कहे मुझसे भाजपा वाला कि वहां लगातार ऐसा हो रहा, तो मैं उसको भी रोकूंगा कि लगातार नहीं हो रहा, घटनाएं घटी हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा यही हो रहा है हर जगह, ये भी ठीक नहीं। बाकी लोकतंत्र के मंदिर में, लोकसभा में एनडीए और नवजात इंडिया की लड़ाई, जोरदार मुकाबला हो जाएगा, देश देख लेगा और उसके बाद राजनीतिक दलों को खुद प्रतिक्रिया आ जाएगी कि देश ने इस पूरे उपक्रम से क्या संदेश ग्रहण किया। उसको मोदी की बात समझ में आई या राहुल गांधी की बात समझ में आई, कांग्रेस की बात या किसी विपक्ष की बात, वहां से तय हो जाएगा। ये मेरे आपके करने से तय नहीं होगा। इन्फ्लुएंस देश खुद निकालता है और उसी के अनुसार आगे काम करेगा। हां, इसका असर 5 राज्यों के चुनावों में भी पड़ेगा, ये जान लीजिए। और यहीं से मैं मानता हूं उन 5 राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव दोनों के लिए प्रचार की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। ये कैंपेनिंग का लॉन्चिंग पैड होगा, इलेक्शन कैंपेनिंग का, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। धन्यवाद।